नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे साथ हैं ऋतुराज, जो लोजपा रामविलास पार्टी के नेता हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं एमएलसी चुनाव में। मगर मैं अभी जो बात करूंगा बालिका गृह कांड में हो रहे अनियमितता को लेकर, लगातार इसे सरकार और प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। इसको लेकर बालिका गृह कांड को लेकर जो अभी नया खुलासा हुआ है, गायघाट पटना का जो बालिका गृह कांड का जो गुड़िया नामक लड़की बार बार आके बोल रही है कि हमें वीडियो में जो कुछ भी बोल रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार में जो सिस्टम है अभी, आप जो मौजूदा सरकार है, इनका बैकग्राउंड देखिएगा तो बड़ा अच्छा से स्टार्ट हुआ था। लोगों को होप था, एक अच्छा सुशासन का सरकार सही में था, क्राइम के ऊपर कंट्रोल किया गया था। मगर जब धीरे धीरे इनका साख गिरते गया तो इनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग आते गए जो इनके विचारधारा से परे थे, इनके विचारधारा से अलग विचारधारा के थे। बस सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे लोगों का गठजोड़ बनाकर ये लगातार सरकार में रहे। अभी भी आप देखेंगे कि इनके पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स में तो कम हैं, मगर फिर भी मुख्यमंत्री हैं, सत्ता इनके हाथ में है, इन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो जो ऐसे नए लोग जब इनके पार्टी में जुड़ते गए, जिसको पार्टी से, विचारधारा से, जनता से कोई मतलब नहीं था, वो एक क्राइम का नेक्सस वहाँ बनते गया। ये सिर्फ इस बार ही नहीं, इस बालिका गृह कांड में ही नहीं, पहले भी जो कांड हुआ और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कस्टोडियल डेथ हो पप्पू देव जी का, वो आप लोगों ने उसको बड़ा फॉलो किया। अगर मीडिया यहाँ, तो मैं कहता हूँ मीडिया नहीं रहे तो कुछ क्राइम तो यहाँ रिपोर्ट ही नहीं होगा। जो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आधी चीज़ें तो यहाँ इसलिए दब जाती हैं और उसके बाद यहाँ जो सरकार है वो पीठ थपथपाती है कि हम बड़ा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, चीज़ों को बड़े जल्दी करवा रहे हैं, क्राइम का रिपोर्ट, मतलब क्राइम का स्तर घट गया है। मगर क्राइम का स्तर कहाँ घटा है? यहाँ तो रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें खुद पुलिस संलिप्त होती है, अधिकारी संलिप्त होते हैं। शराबबंदी के नाम पर जिस प्रकार से एक नेक्सस है, आप कह लीजिए प्रशासन के बीच में, उसी तरह कहीं ना कहीं जो बालिका गृह कांड अभी हुआ है, या आप कह लीजिए पहले ही जो बालिका गृह कांड हुआ है, उसका कनेक्शन अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया था। पूरी चीज़ें बाहर निकल नहीं पाई थी। उसमें जो बड़े बड़े अफसर थे वो उसमें मिले हुए थे और उनका उजागर नहीं हो पाया, नेताओं का उजागर नहीं हो पाया। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बात बाहर आ रही है, अगर इसको सही तरीके से अगर इस पर जाँच किया जाए तो कई बड़े नेता और अफसर इसमें बाहर निकलेंगे। मगर सरकार का जो रवैया है, वो जानते हैं कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, इसलिए उसको दबाने के लिए लगे हुए हैं लोग। सरकार द्वारा फिर भी एक ही दिन में क्लीन चिट दे दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उल्टे लड़की पर ही ब्लेम डाल दिया गया कि ये बड़बोली है और भी अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार इस तरह की क्लीन चिट हमेशा जारी करते रही है, चाहे पिछला बालिका गृह कांड हो या उससे पहले आपका जो ये पंचायत से रिलेटेड था, आपका फिर ये टॉयलेट रिलेटेड जो स्कैम्स हुए थे, और आपका उसके बाद कह लीजिए या पप्पू देव का ही मामला हो, जिस इतने जो भी बड़े जो मीडिया ने रिपोर्ट करके जिन मामलों को उजागर किया, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल वे ऑफ कोर्स से नहीं उजागर हुआ था। पिछला बालिका गृह कांड ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो रिसर्च के लिए आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया था और उसके बाद उन लोगों को भी दबाने की कोशिश किया गया। तो इस तरह का जितना भी होता है, आप क्योंकि देख लीजिए बिहार में सबसे ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दबाना चाहती है, और दबाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इन लोगों को चुप करा दिया जाए, उसका क्लीन चिट दे दिया जाए। पप्पू देव के मामले में देखिए क्या हुआ, सरकार ने सीधे पहले कह दिया कि नहीं, ये तो हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। जब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, मीडिया ने उस चीज़ को उछाला। तो हर बार यही होता है, जो बड़े इस तरह के क्राइम होते हैं जिसमें सरकार के अफसरों के या विधायकों के, नेताओं के कहीं संलिप्तता होती है, सरकार उन चीज़ों को तुरंत दबा देना चाहती है, सरकार उसमें तुरंत क्लीन चिट देती है। मगर आप एक बात देख लीजिए, अभी मुंगेर में एक जो मूर्ति विसर्जन के टाइम में एक लड़के की हत्या कर दी पुलिस ने। पहले सरकार ने उसमें क्लीन चिट दे दिया, उसको पदरी तक घोषित कर दिया था। मगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लथाड़ा, सरकार के ऊपर कॉस्ट लगाया, गृह सचिव को तलब किया, तब जाके सरकार ने कोई एक्शन लिया। मगर उसके बाद भी क्या हुआ, जो उसमें अधिकारी संलिप्त थे उनको तो प्रमोशन मिल गया। आज पप्पू देव जी के मामले में ही क्या हो रहा है कि जो अधिकारी उसमें संलिप्त थे उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि जो भी इस तरह का कांड होता है जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है पुलिस का, एक बड़ा सिंपल लॉ है कि उसमें ना इन लोगों का कोई प्रमोशन होगा, ना इनको कोई उसमें सम्मान दिया जाएगा। मगर उसके बाद भी बिहार में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें लगातार इनको प्रमोशन मिलते रहता है। बेस्ट एसपी तक का उनका अवार्ड मिला, उसके बाद उनका प्रमोशन करके अच्छी पोस्टिंग दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लॉ को ब्रेक करने का एक नेक्सस है, और सरकार उस चीज़ में जहाँ भी उनका संलिप्तता होता है तुरंत क्लीन चिट दे देती है। जिस प्रकार से जैसे शेल्टर होम का जो ये मामला आया है, तो ये बातें, तमाम बातें तो नीतीश कुमार को पता ही रहती होगी या वहाँ तक जानकारी जाते रहती है, तो उनका एक नज़रअंदाज करने का जो तरीका है, मैं लड़की दिखा रही थी कि ब्लेड काट के, मतलब हाथ पे किस प्रकार से मरना चाह रही थी ऐसे ज़िंदगी से,
मगर वो शेल्टर होम के बालिका गृह सुरक्षा के बजाय वह एक अलग ही चीज़ बनते जा रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, एक नेक्सस है और बिना सत्ता के शीर्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके संरक्षण के ऐसा काम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पिछला बालिका गृह कांड भी हुआ, उसमें भी जो स्टेटमेंट्स आए थे, स्टेटमेंट्स के बाद उसमें बॉडी रिकवर हुआ, उसके बाद उसमें ये स्टेटमेंट थे कि कई नेता इसमें आते थे। मुजफ्फरपुर वाला जो बालिका गृह कांड हुआ था उसमें कई नेता आते थे, उनका तो नाम बाहर नहीं आया। जो चला रहे थे उन लोगों को, उनके ऊपर एक्शन लिया गया, उन लोगों का नाम आया, मगर जो नेता थे, जो स्टेटमेंट था, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए बिहार सरकार को लथाड़ा भी, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देख के बिल्कुल ये समझ में आता है कि सरकार की संलिप्तता है, सरकार एक प्रोटेक्शन दे रही है ऐसे वर्ग को। आप जो कह रहे हैं ना कि क्राइम रेट और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही है कि सरकार ऐसे अफसरों को, क्योंकि सरकार का देखिए एक सिस्टम बन गया है अवैध कलेक्शन का, बालू का, शराब का, तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होगा? पुलिस ऑफिसर। कहा यह भी जा रहा है कि करोड़ों रुपया बालिका गृह से वहाँ से धन संचय होता है, जदयू के नेता और मतलब कि और सरकार तक पहुँचती है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होंगी। ये फ्लैश ट्रेड का बिल्कुल मामला इसमें लग रहा है। जो भी ऊपरी बातें आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि फ्लैश ट्रेड का मामला है। तो इसमें करोड़ों रुपए ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। और इस तरह की जितनी भी अवैध, इसमें आप कह लीजिए बिहार में आज चीज़ें हो रही हैं, चाहे शराबबंदी हो या बालूबंदी हो या कुछ ये ट्रांसफर पोस्टिंग, हर तरीके के मामले में सरकार का एक नेक्सस है और सरकार के ऊपरी तबके तक वो पैसा जाता है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। कहाँ तक जाता होगा? मुख्यमंत्री बिल्कुल जाता होगा। जो सत्ता के शीर्ष में, उनके बिना प्रोटेक्शन के कैसे होगा ये चीज़? सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ रहा है, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। अभी शराबबंदी के नाम पे जब ये गए 40 केसेस में एक साथ गई बिहार सरकार, बेल यहाँ से मिल गया था, उसको अपोज करने गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी इनको लताड़ पड़ी। तो उसके बाद सीधे अब ये चेंज करने में लग गए हैं लॉ को। तो यहाँ तो पूरा सिस्टम ऊपर से ही है, बिना प्रोटेक्शन। लॉ कौन बना रहा है? ऊपर से इनको अफसरों को कौन बिठा रहा है? केंद्र सरकार तो नहीं कर रही है ना, जो यहाँ सत्ता के शीर्ष में वही कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो गुड़िया नामक लड़की खुलासा कर रही थी कि यहाँ पर अच्छे अच्छे घर के लोग लड़के आते हैं और अच्छे अच्छे घर के बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं तो इस पर सरकार का संरक्षण है ही। तभी ये वंदना गुप्ता का नाम आ रहा है, जो उसके संचालन करने वाले लोग हैं, वो उन्हें बचाने के लिए सरकार पूरी जोर लगा रही है, तभी क्लीन चिट मिल गई। देखिए वो तो एक मुखौटा है, वो एक फेस है, इसके पीछे कई बड़े लोग होंगे जिनका नाम सरकार दबाना चाहती होगी, इसीलिए क्या जा रहा है। जिस तरीके से पहले भी मैं कह रहा हूँ, पहले भी इस तरह के केसेस में जिस तरह से बॉस्ट अप इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के दौर में ही उसको इतना खराब कर दिया जाता है केस को कि उसका पूरा अंत में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, नाम नहीं बाहर आता है। सरकार अभी भी वही करने में लगी हुई है। सरकार एक तरह से क्लीन चिट देते रहेगी, आपके तरह लोग जो हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, वो चीज़ों को उठाते रहेंगे, कोर्ट तक मामला जाएगा तभी कुछ कार्रवाई होगी। बिहार में तो बिना कोर्ट के कार्रवाई के कोई मामला ही नहीं होता है। तो सरकार तो चाहती है ऐसे लोगों को बचाना, क्योंकि सरकार की इसमें संलिप्तता है। अभी बिहार में कई युवा नेता हैं, उसमें चिराग पासवान भी एक हैं आपकी पार्टी के। आप लोग इसको लेकर क्या करने वाले हैं और कैसे इसको देखते हैं पार्टी के तरफ? देखिए बिहार में जितने युवा चेहरा हैं या जितने युवा नेता हुए, पहले मैं जब चुनाव लड़ा था, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अभी मैंने लोजपा भी इसी वजह से ज्वाइन किया, क्योंकि इनके पास एक विजन है। हमारे नेता चिराग पासवान, इनके पास एक विजन है युवाओं को लेके, बिहार को लेके, बिहारियों को लेके। बालिका गृह कांड पे वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं। नहीं, बालिका गृह कांड पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और वो हर जगह हमारे जो कार्यकर्ता हैं उस चीज़ पे बोल रहे हैं। सड़क पे देखिए आने से समस्या का समाधान हो जाए तो हम रोज सड़क पे रहें। सड़क पे रहने से क्या आरआरबी और इसमें हो गया समाधान? मामला देखिए सिंपल चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या सड़क पे आ जाने से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा? हम इसके पूरे इसमें खिलाफत कर रहे हैं। चाहे शराबबंदी का मामला, इस तरह का कोई भी मामला हो, जहाँ भी हमारी अस्मिता से बिहार, देखिए हम इसलिए आप कह रहे हैं जितने युवा चेहरा है, युवा चेहरा में एक ही है। इन्हीं चेहरा को हमने क्यों चूज़ किया? इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो दर्द 80% बिहारी युवा झेल रहे हैं वो इन्होंने भी झेला है। अभी बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव भी इन मुद्दों को लेकर सामने नहीं आते हैं, तो फिर भी चिराग पासवान की तरफ मतलब लोग चुनावों में नहीं दिखते हैं, तेजस्वी यादव की तरफ ही दिखते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि चुनाव में नहीं दिखते हैं। चुनाव में भी जिस काबिलियत से लोजपा रामविलास ने चुनाव को लड़ा, वोटों के अंतर को लेकर, वोटों के अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। एक देखिए गठबंधन था, एक एनडीए गठबंधन था, एक महागठबंधन था, और उसमें अकेले इन्होंने जहाँ भी चुनाव लड़े,
लोजपा पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ी थी वहाँ पे बड़ी मजबूती से लड़ी। और मैं तो इस चीज़ में मैं कहता हूँ कि मगध में अगर जदयू का सुपड़ा साफ हुआ है तो लोजपा के वजह से साफ हुआ है। अगर लोजपा नहीं लड़ती तो जदयू का सुपड़ा साफ नहीं होता मगध में। बीजेपी की भी अगर कहीं सीट पे अगर लोजपा लड़ती तो वहाँ बीजेपी को भी डैमेज होता। मगर जहाँ जहाँ जदयू का सीट था वहाँ पे, और जदयू का मैं बाकी जगह का नहीं कह सकता। देखिए हम जिस क्षेत्र से आते हैं मगध में तो युवाओं का पूरा उनके तरफ अट्रैक्शन है और युवाओं ने उन्हें वोट दिया। पर चिराग तो आक्रामक तो हो रहे हैं नीतीश कुमार पर पूरी तरह से, हर मुद्दों को लेकर वो अब पूरी बेबाकी से बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसका सीधे फायदा तेजस्वी को मिलता हुआ नजर आता है। फायदा नुकसान का पॉलिटिक्स देखिए अभी नहीं है हमारी पार्टी का। हमारी पार्टी का सीधा पॉलिटिक्स है कि जो बिहार के लिए सही है हम उस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे। फायदा क्या है, देखिए जनता भी आज जान रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस चीज़ों को उठा रहा है। आज हमारे ही नेता हैं जो जहरीली शराब कांड के बाद हर जगह गए, विपक्ष का कोई नेता नहीं गया था। विपक्ष के जितने भी बड़े लीडर्स थे कोई नहीं गए। आज भी इस तरह का कोई, अभी बक्सर में भी हाल में हुआ वहाँ भी गए, नालंदा में हुआ वहाँ भी गए। तो एक ही इकलौते नेता हैं, विपक्ष तो बाकी है कहाँ, साइलेंट है विपक्ष। विपक्ष हर मुद्दे पे चुप हो जाता है, विपक्ष को फायदा कहाँ हो रहा है। और पब्लिक देखिए जनता उस चीज़ को देखती है, जब समय आएगा जनता उस चीज़ पर जवाब देगी। बालिका गृह कांड पर आपकी पार्टी का आगे क्या रुख होगा? बिल्कुल उसका हम विरोध करते रहेंगे, वो जो गलत है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। हम जो भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे, वो चाहे कोई भी कांड हो, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, अगर गलत है तो हम उसके खिलाफ हैं। कौन कौन लोग हो सकते हैं बड़े से बड़े और ये सभी अब तमाम ये तो अधिकारी? अब ये तो देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है, ये स्पेकुलेशन का बात तो है नहीं। इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बाहर आएंगी, कोई भी हो हम उसका खिलाफत करेंगे। न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे ही भरोसा है। आज अगर आप कह लीजिए देश में, बिहार में नहीं मैं देश में कहता हूँ कि अगर कहीं न्याय बचा है तो न्यायालय में ही बचा है। वहाँ भी करप्शन अगर बढ़ जाएगा तो शायद वहाँ से भी चीज़ें लोगों का आस्था खत्म हो जाएगा। मगर अभी भी लोगों की आस्था है और हमारी भी आस्था है कि अभी न्यायालय ही है जो दुरुस्त है। और बहुत चीज़ों पे न्यायालय का अगर इंटरफेरेंस नहीं हो, खास करके बिहार में, तो यहाँ तो जो लोग पहले कहते थे, हम लोग सुनते थे जंगल राज, मगर ये राक्षस राज है। यहाँ जहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, शराबबंदी के नाम पे कितने लोगों की जान चली जाती है। और शराबबंदी में कौन पिस रहा है? गरीब तबके के लोग जो संभ्रांत हैं। वो आप एक भी आप मुझे बता दीजिए, आप तो रिपोर्टर हैं, आप हम लोग से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप एक भी नाम बता दीजिए कोई बड़ा आदमी जो पकड़ा गया हो इसमें या जेल में हो। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वहीं से छूट जाता है, अपने धौंस पे, अपने रसूख पे, अपने पैसे पे। तो इसमें पिस कौन रहा है? और आज जब सरकार अमेंडमेंट करने की बात करती है, आप कह रहे हैं न्यायालय ने जब इनको डांटा तो ये अमेंडमेंट की बात को ले आए। अमेंडमेंट में क्या बातें आ रही हैं कि जो फाइन दे देगा वही थाना से छूट जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो पिछले 10 साल से लोग इन केसेस में पिस रहे हैं, जिनका घर नीलाम हो गया, गाड़ियाँ नीलाम हो गई, जेल में हैं, बेल नहीं मिला, उनके जेल में जाने से कितने परिवार टूट गए। कई लोगों की शादियों के समय में अरेस्ट कर लिया गया था, शादी नहीं हो पाई, जेल में है। जो 10-10 साल अपनी जवानी इस चीज़ में जिसकी खप गई और उसके बाद 10 साल के बाद पता चलेगा कि लॉ ही नहीं रहे, तो वो आदमी के ऊपर क्या बीतेगा? इसका जवाब कौन देगा? तो न्यायालय तो इंटरफेरेंस करके हर चीज़ पे कह रहा है। न्यायालय ने जब इनको डांटा उस चीज़ में, जब आपको बता रहा था मैं 40 जो बेल एप्लीकेशन के लिए गया, तो न्यायालय ने सिंपल एक उसमें ऑब्जर्वेशन किया था कि 12 से 14 हाईकोर्ट के जजेस साल भर सिर्फ शराब से रिलेटेड बेल मैटर्स सुनते हैं। तो और हमारे जो यहाँ स्ट्रेंथ है वो टोटल 50 होना चाहिए, मगर उतना स्ट्रेंथ है नहीं पटना हाई कोर्ट में। तो आप खुद समझिए कि बाकी चीज़ें, एक तो कोरोना काल में ऐसे भी नॉर्मल हियरिंग नहीं हो रही है, तो बाकी न्याय लोगों को मिलेगा कैसे जब यही जो बेकार के लॉ हैं, दकियानूसी लॉ हैं, शराबबंदी की आप बात करते हैं कि हम फॉलो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो आपको हर 5 साल पे फिर शपथ क्यों लेना पड़ता है? आपके ही कई विधायकों के क्यों वीडियो आ जाते हैं शराब के नशे में झूमते हुए? कई पुलिस अधिकारियों के वीडियोज़ क्यों आ जाते हैं जब इतना ही इफेक्टिव लॉ था? और इतना ही इफेक्टिव है, आप समाज सुधार का नाम पे आप उसके बाद रैली पे निकलते हैं कि हम समाज सुधार करवाएंगे, तो भाई आप बाकी चीज़ों को भी क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? गांजा है, गुटखा है, पान मसाला है, सिगरेट है, बीड़ी, इस पर बैन लगवाइए। पब्लिक में तो बंद है ना ये सब भी, तो इसको आप क्यों बिक्री होने दे रहे हैं? तो वहाँ आप चुप्पी, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा कई विधायकों को हमने देखा है ट्रेन में दिल्ली से आते वक्त जो शराब पीते हैं। इनके कई विधायक मंत्री गुटखा भर भर कहीं इंटरव्यू भी आपने देखा होगा देते होंगे, उनके ऊपर क्या नहीं रोक लगाते हैं? गुटखा पान मसाला सही है और शराब खराब है, ये क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं आपने? और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब पीने का लत बिहार में किसने लगवाया? नीतीश कुमार ने शुरू में प्रोत्साहन किया था। हर पंचायत में शराब का दुकान था। आप पीने का लत लगा दीजिए, उसके बाद आप रिफॉर्म नहीं कीजिएगा। बिहार कहीं भी होता है शराब, जो आदमी पीने लगता है उसको क्या होता है, हॉस्पिटल ले आया जाता है, सुधार केंद्र में उसका लत छुड़वाने के लिए। तो आप जेल भेजने से लत छूट जाएगा?
जेल तो और क्राइम का नेक्सस होता है, जो वहाँ नहीं भी क्रिमिनल होता है जाके क्रिमिनल हो जाता है। बालिका गृह में भी यही बातें आई कि मतलब सुई दिया गया और भी अलग अलग ड्रग्स करवा के ड्रग्स, क्योंकि प्रोत्साहित क्या, देखिए कोई भी जो वहाँ पे बच्चे हैं वो तो एक आप कह लीजिए कि खुद पहले से समाज से प्रताड़ित हैं या किसी भी कारण से प्रताड़ित हैं और वहाँ पे अपने प्रोटेक्शन के लिए हैं, वैसे लोग को खुद स्वेच्छा से तो नहीं जाएंगे इन चीज़ों के लिए। तो इस प्रकार का नशा देके आप उसको भी एक नशा का भी आप आदी कर रहे हैं। सेक्सुअली तो आप उसको जो अब्यूज़ कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, आप उसको ड्रग्स भी तो दे रहे हैं। तो कहाँ से आता है ये ड्रग्स, इसके ऊपर क्यों नहीं रोक लग रहा है? एक रिपोर्ट था कि शराबबंदी के बाद बिहार में गांजा का और ब्राउन शुगर का कंजम्पशन, खास करके पटना में ब्राउन शुगर का भयानक कंजम्पशन युवाओं में बढ़ता जा रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? शराबबंदी के नाम पे जो नशे की आप बाकी लत लगवा रहे हैं, बालिका गृह कांड जैसे, आप समझिए यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार एक दिन में क्लीन चिट दे रही है। यही बिहार है जहाँ 6 दिन में, अभी हाल में अररिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप में, जो बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था, वहाँ पे 6 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा के उसको सजा दे दिया। ये अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। ये ऋतुराज जी थे, तमाम बातें कर रहे थे, लोजपा रामविलास पार्टी के नेता के तौर पर ये तमाम बातें कर रहे थे ऋतुराज जी। और साथ ही नशे को लेकर, जो नशीली पदार्थ है, शराब के अलावे जो बातें, जो चीज़ें प्रचलन में है, उन तमाम चीज़ों पर मेन फोकस था बालिका गृह कांड। जो इतने बड़े मामले हैं, इतने बड़े बातें हैं, उस पर सरकार पल्ला झाड़ रही है। अभी फ़िलहाल यही खबरें हैं कि उस पर आज वकील भी आ रही हैं, सीमा समृद्धि, और साथ ही उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और दर्जनों बालिका गृह कांड में उत्पीड़ित जो लड़कियां हैं वो तमाम लोग आएंगे और तमाम बातें करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार और न्यायालय तमाम चीज़ों की विश्वसनीयता आम लोगों की बनी रहे, हम सभी उम्मीद करते हैं। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ऋतुराज जी धन्यवाद, आपने इतनी बातें की। और झकास भारत पर बने रहिएगा, और कैमरे के पीछे आदर्श हैं उनको धन्यवाद कहूँगा, और धन्यवाद।